नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द कोल्ड चेन। इसके बारे में आपके पास एक MCQ आया हुआ है दैट इज़ के इसके 4 इक्विपमेंट्स के नाम लिखें जो कि दरअसल हमारे पास इसमें होते हैं, उनके 4 के हमने नाम लिखने होते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन होती है कि कोल्ड चेन होती क्या है, कि हमारी जो वैक्सीन होती है जिसको हमने जहाँ से वो वैक्सीन बन के आई है और जहाँ पे उस वैक्सीन का काम है, जहाँ पे उसको लगाया जाना है, उसके दरमियान में जो चेन मेंटेन की जाती है कि उसको प्रॉपर स्टोर किया जाए, उसको ट्रांसपोर्ट प्रॉपर किया जाए लो टेम्परेचर पे, तो उसको हम कहते हैं कोल्ड चेन। कि ये ना हो कि वो जब हमने जहाँ से जिस जगह से तैयार की और जहाँ पे उसने जाना है वहाँ तक उसका ये जो सफ़र है ना, उस दौरान उसको बिल्कुल ठीक रहना चाहिए, उसको टेम्परेचर पे अच्छी तरह स्टोर और ट्रांसपोर्ट होना चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो जाए। अब कोल्ड चेन क्या होती है कि वो इक्विपमेंट्स, ठीक है, जिन चीज़ों को हमने यूज़ करना है, वो लोग जो हेल्प करते हैं कि वो वैक्सीन जो है वो ठंडी रहे, कोल्ड रहे, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो उनको हम कहते हैं कि वो कंस्टिट्यूट करते हैं कोल्ड चेन को। ये आगे इन्होंने उसकी पूरी एक बनाई हुई है कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर वैक्सीन स्टोर्स में गया, जहाँ से वो वैक्सीन बन के आई, फिर ट्रांसपोर्ट होके स्टोर्स में गई, स्टोर से फिर जो सेंट्रल वैक्सीन स्टोर्स होते हैं उसके बाद रीजनल स्टोर्स में गई, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में गई, फिर हेल्थ सेंटर में गई, फिर डिस्पेंसरी में गई और फिर वो बच्चे को लग गई। तो ये एक पूरी चेन होती है जो कि हमने मेंटेन करनी होती है। तो पिक्चर्स के थ्रू आप याद किया करें कि सबसे पहले देखें वैक्सीन बनी हुई है, मतलब ये तैयार हुई है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होकर सेंट्रल वैक्सीनेशन स्टोर में गई है, फिर रीजनल स्टोर में गई है, एज फॉर हॉस्पिटल में गई है, फिर हेल्थ सेंटर में गई है, फिर डिस्पेंसरी में गई है और फिर जाके उसको लगा दिया गया। उसके बाद जो SCQ हमारा आया हुआ है कि इक्विपमेंट्स के नाम लिखें जो कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो 3-4 नाम आपने इसमें से याद कर लेने हैं कि कोल्ड रूम्स होते हैं रीजनल लेवल्स पे जिनमें 3 महीनों तक जो वैक्सीन होती है वो स्टोर की जा सकती है। इसके अलावा कोल्ड बॉक्सेस होते हैं, वैक्सीन कैरियर्स होते हैं, डे पैक्स होते हैं, फ्लास्क्स होती हैं, आइस पैक्स होते हैं और रेफ्रिजरेटर होता है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि घरों में भी जैसे हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं तो ये एक नाम हो गया। इसके अलावा आइस पैक हो जाता है, फ्लास्क्स, ठीक है, कोल्ड रूम्स, कोल्ड बॉक्स, 3-4 तो वैसे ही याद हो गया ना। फर्दर ये है कि अगर बहुत ज़्यादा वैक्सीन्स को हमने ट्रांसपोर्ट करना है तो कोल्ड बॉक्स में करेंगे, अगर थोड़ी सी वैक्सीन है तो वैक्सीन कैरियर में कर लेते हैं, अगर वैक्सीन कैरियर्स नहीं है तो हम फ्लास्क्स यूज़ कर लेते हैं। और जो आइस पैक्स होते हैं इनको दरअसल हम यूज़ करते हैं, इनको हम डालते हैं वैक्सीन कैरियर्स के अंदर, बॉक्स और फ्लास्क जो हमने पढ़ी ना उनके अंदर डालते हैं। तो एक तो रीजनल लेवल्स पे कोल्ड रूम्स हो जाते हैं, अगर थोड़ी वैक्सीन हैं तो कोल्ड जो हमारे पास वैक्सीन कैरियर होता है उसमें डालनी है, अगर ज़्यादा वैक्सीन हैं तो उनको कोल्ड बॉक्स में डालेंगे। वैक्सीन कैरियर की जगह हम फ्लास्क भी यूज़ कर सकते हैं, और जो आइस पैक्स हैं उनको हम कोल्ड बॉक्सेस, वैक्सीन कैरियर्स और जो हमारे पास होते हैं ना डे पैक्स, उनके अंदर फ्लास्क के अंदर डाल के रखते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है कि ड्राइड वैक्सीन्स क्या होती हैं। ड्राइड वैक्सीन्स ऐसी होती हैं जिनको हम कोल्ड पार्ट में रखते तो हैं लेकिन उनको फ्रीज़ होने से बचाते हैं, ठीक है, उनको ये नहीं कि उनको फ्रीज़ करना है, उनको फ्रीज़ होने से बचाते हैं, तो उनको हम कहते हैं ड्राइड वैक्सीन्स। इसमें पोलियो, मीज़ल्स और BCG वैक्सीन आ जाती है। नेक्स्ट वी हैव द वैक्सीन वायल मोनीटर, मतलब ये ऐसा मोनीटर होता है जिसमें हमने मोनीटर करना होता है कि हमारी वैक्सीन ख़राब तो नहीं हो गई। तो लेबल होता है हमारे पास, क्या होता है कि ना वैक्सीन वायल होता है, उसके ऊपर एक लेबल लगाते हैं जो कि हीट सेंसिटिव मटेरियल का होता है, मतलब ऐसा मटेरियल जो हीट को सेंसिटिव कर सकता है, ठीक है। अब ये देखिए आपके पास 4 दिखाए हुए हैं इन्होंने, इसमें क्या है कि जो अंदर वाला है ना वो एक्चुअली बताएगा कि जो है ना वैक्सीन सही है कि नहीं, बाहर वाला का सेम कलर रहेगा, जो बाहर वाला है ना वैक्सीन वायल उसका सेम कलर रहेगा, और ये जो आपको कलर जिसका चेंज हो रहा है ये हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है, ये लेबल होता है। अब स्टेज 1 में क्या होता है कि ये जो है ना बिल्कुल सेम कलर होता है, मतलब ये कि बहुत लाइट होता है, लाइटर देन आउटर सर्कल, अंदर एक स्क्वायर होता है, बाहर सर्कल होता है। अब सर्कल से तो अगर वो लाइट कलर का होगा ना तो वो स्टेज 1 होगी, और दूसरी स्टेज कौन सी होती है जिसमें जो हमारे पास होता है ना स्क्वायर, उसका थोड़ा सा कलर जो है ना वो डार्क होता है लेकिन फिर भी लाइटर ही रहता है, ठीक है, ये स्टेज 2 होती है। अब स्टेज 1 और स्टेज 2 वाली जो वैक्सीन होती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्टेज 3 और 4 वाली जो होती है ना उनको हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें देखें कि जो 3rd पे आपको दिखाया गया है ये क्या है कि उसका कलर जो है ना वो मैच कर रहा है आउटर सर्कल के साथ, ठीक है, तो ये हमारे पास इस वैक्सीन को हमने डिस्कार्ड कर देना है। 4th स्टेज पे जो वैक्सीन आती है उसमें देखें कि जो उसका स्क्वायर है वो बिल्कुल डार्क हो गया है, जो आउटर सर्कल है उससे भी डार्क हो गया है, तो इस स्टेज पे भी हम वैक्सीन को डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। तो जो इसको हम देख के जो है ना वैक्सीन का पता लगाते हैं कि इस वैक्सीन को हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए, हीट सेंसिटिव मटेरियल को देख के उसके कलर को नोट करते हैं। फिर शेक टेस्ट क्या होता है कि इसमें हम वैक्सीन को शेक करके देखते हैं, अगर तो नीचे कोई फ्लोकुलेशन या
प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं ना, तो ऐसी वैक्सीन को हम जो है ना फेंक देते हैं, शेक टेस्ट इसको हम कहते हैं। दूसरा थॉइंग होता है। थॉइंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को जो फ्रीज़ हुई हुई है ना, उसको जब हमने बाहर निकालना है तो जब तक वो लिक्विड नहीं ना बन जाती, जैसे आप अक्सर अपने रेफ्रिजरेटर्स में रखते हो ना बर्फ़ जमाने के लिए, और जब वो बाहर आती है फिर वो लिक्विड बन जाती है। तो ऐसे होता है कि पोलियो वैक्सीन फॉर एग्जांपल है, तो उसको आपने जब रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है, उसके बाद उन्होंने उसको बाहर निकाला है, यूज़ करने से पहले उसको लिक्विड में कन्वर्ट होना पड़ता है। जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए फिर उसको यूज़ करें, तो इसको हम कहते हैं थॉइंग। तो ये आपके पास कोल्ड चेन में से SCQs आते हैं। वाइल मोनीटर का आपको पता होना चाहिए, भी SCQ आता है, ठीक है। इसके अलावा शेक टेस्ट और थॉइंग का आपको एक जनरल मतलब नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद EPI आ जाता है, इसको हम एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कहते हैं। एक्सपेंडेड प्रोग्राम मतलब फैला हुआ कि जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है ये पूरा, कि वैक्सीन हर बंदे को लगे, ठीक है। जो बच्चे होते हैं उनको लगाई जाती है, ठीक है। ये वैक्सीन एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के कोने कोने तक वैक्सीन को पहुँचाना है। कोई ऐसा बच्चा ना रह जाए जिसको वैक्सीन ना लगे, ताकि वो डिजीज़ से प्रिवेंट हो सके। तो ये स्टार्ट हुआ था, WHO ने किया था 1974 के अंदर। 6 डिजीज़ को पहले ये कवर कर रहा था। उसके बाद जो है पाकिस्तान ने कहा कि हम जो है ना WHO और यूनिसेफ के साथ मिल के ना तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जुलाई 1978 में, मतलब 4 साल बाद पाकिस्तान के अंदर जो है ये सर्वे हुआ, और 1979 में जो है ना EPI को स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने बताया हुआ कि इसमें कौन कौन सी डिजीज़ कवर की जा रही हैं। इनको हम यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं अब, जिसमें सबसे पहले हमारी TB है, पोलियो है, मीज़ल्स, डिफ्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस। अब इनको याद करने का जो है ना बड़ा आसान तरीका है कि ये देखिए आपके पास एक ना बंदा बना हुआ है, तो इसका आपको 4 साइड्स हैं, एक उसका 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं। अब राइट जो हमारे पास डेल्टॉइड है वहाँ पे TB की वैक्सीन लगनी है, ये आपने पिक्चर माइंड में रखनी है। राइट डेल्टॉइड के ऊपर TB है, ठीक है। लेफ़्ट डेल्टॉइड के ऊपर मीज़ल्स है। राइट जो टांग है, थाई है, उसके ऊपर DPT वैक्सीन है, हेपेटाइटिस B है, एच इन्फ्लुएंजी है, ठीक है, DPT HH। और जो हमारे पास है लेफ़्ट वाली टांग, उसके अंदर मतलब थाई, ठीक है, उसमें न्यूमोकोकल वैक्सीन लगेगी। और पोलियो सबका बादशाह है, वो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ये है कि जिसमें हमारे पास ये आपने पिक्चर माइंड में रखनी है, तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कौन कौन सी डिजीज़ हमने कवर करनी है। अब रिसेंटली हमारे पास रोटा वायरस की भी वैक्सीन आ गई है जो हम लगाते हैं, तो टोटल हमारे पास बन जाती हैं 10 वैक्सीन्स, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद कर लिया TB, मीज़ल्स, DPT, हेपेटाइटिस B, एच इन्फ्लुएंजी, न्यूमोकोकल, पोलियो और रोटा वायरस। फिर आ जाता है कि EPI का ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों हम EPI को यूज़ करते हैं। तो इसका सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था कि 100% इम्यूनाइजेशन कवरेज हो, ठीक है। हर एक पर्सन को, कोई ऐसा पर्सन ना रहे जिसको जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड ना की जाए, 100% इम्यूनाइजेशन कवरेज। दूसरा ये कि मीज़ल्स का जो इंसिडेंस हो रहा है उसको 1995 तक ख़त्म किया जाए, कम किया जाए। इसके अलावा न्यूनेटल टेटनस, जो बच्चे पैदा होते हैं टेटनस के साथ, उसको ख़त्म किया जाए। वो सारी हमने जो डिजीज़ ऊपर देखी हैं उन्हीं को ख़त्म करना है दरअसल। इसके अलावा पोलियो को ख़त्म किया जाए, रेडिकेट किया जाए, पर्टुसिस को कम किया जाए, ये भी हमारे पे वैक्सीन में से आ जाती है। चाइल्डहुड TB को कम किया जाए, TB की वजह से जो हमारे पे कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उसको कम किया जाए ना। इसके अलावा अदर डिजीज़ जिसमें फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस B वैक्सीन है वो आ जाती है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स वही हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि जो हमने ऊपर वैक्सीन्स के नाम देखे। फिर उन्होंने हेल्थ एजुकेशन एक्टिविटी स्टार्ट कर दी TV के थ्रू, रेडियो के थ्रू। जैसे आजकल कोरोना वायरस का हमें वो फ़ोन करते हैं तो वो आ जाता है ना कोरोना वायरस के बारे में। इस तरह से हेल्थ एजुकेशन न्यूज़पेपर्स वगैरह के थ्रू, मोबाइल्स के थ्रू की जा रही है। फिर हमारे पास आ जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी क्या है। तो इसमें यह है कि इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड की जाए, वैक्सीन्स को प्रॉपर स्टोर किया जाए। जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनके पास अपने एरिया का मैप होना चाहिए, कार्ड्स होने चाहिए बच्चों के पास, मदर्स के पास वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके अलावा नोटिफिकेशन हो, अगर कहीं भी आपको नज़र आए ना ये सारी डिजीज़ का केस, तो आपने साथ ही नोटिफाई करना होता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी में कि आपने ये नहीं है कि बच्चा देखा अच्छा इसको इसकी वैक्सीनेशन ही लगी हुई लगा दो पकड़ के, नहीं, देखना है कि उसकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो नहीं है, बच्चे को कहीं सीवियरली बीमार तो नहीं है वो पहले से कि उसको वैक्सीन लगाएं और बीमार हो जाए। इसके अलावा देखना होता है कि उसके अंदर कोई एड्स तो नहीं है, हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं है पहले से DPT से। ये हम पढ़ते हैं कि जो हमारे पास DPT वैक्सीन होती है ना,
इससे ना तो कुछ लोग होते हैं परटूसिस जो इसके अंदर होता है ना, उससे हाइपर सेंसिटिव होते हैं बच्चे। तो फिर हमने देखना होता है कि इसको पहले से कोई डीपीटी में हाँ जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन तो नहीं हुआ था, तो फिर आपने उसको अगेन डीपीटी की डोज दे देनी कि वो और बीमार हो जाए। तो कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं, हिस्ट्री प्रॉपर लेके हमने करनी होती है। देखें आगे लिखा हुआ है कि 2 ईयर्स से पहले जो होता है ना, हमने डीपीटी देनी होती है। लेकिन जब हमें पता चले कि बच्चा जो है वो 2 साल से ज़्यादा का हो गया है, तो ये बात याद रखनी है कि उसको सिर्फ डीटी देनी है हमने। 2 साल से पहले डीपीटी, 2 साल के बाद डीटी। बाकी ईपीआई का जो स्केड्यूल है ना, वो हम नेक्स्ट ऑडियो में करते हैं।